नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अहम खबरें अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार। सबसे पहले बात बजट की। तो आगामी बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक का सिलसिला जारी है। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री ने आज किसान संगठनों और एग्री इकोनॉमिस्ट के साथ एक बैठक की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके बारे में जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। जी प्रकाश, बताएं। देखिए, प्री बजट मीटिंग की प्रक्रिया में आज एक अहम बैठक हुई एग्रीकल्चर एसोसिएशंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ। वित्त मंत्री के साथ ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद हमने तमाम रिप्रेजेंटेटिव से बात की और जो ब्रॉडर सेंस हमें मिल रहा है उसके हिसाब से लगभग सारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार से इस बात की गुजारिश की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी लाई जाए, ओवरऑल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की जाए और जो फार्मर्स इनकम बढ़ाने का टारगेट है उसको हासिल किया जाए। रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार को इस बात के सुझाव दिए कि जो R&D प्रोजेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके लिए ज़्यादा फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक्चुअल फार्मर्स, जो रियल फार्मर्स हैं, उनकी पहचान की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए ताकि जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो खेती कर रहे हैं, उनको सरकार की पॉलिसी का बेहतर फ़ायदा मिले। इसके अलावा जो DBT है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस बात का सुझाव दिया गया कि तमाम तरह के DBT हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी, तमाम तरह की जो सब्सिडी है, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी ही क्यों ना हो, वो DBT के थ्रू सीधे किसानों के खाते में सरकार जो है रकम जमा करे। साथ ही साथ इस बात ये भी एक सजेशन के तौर पर आया कि GST काउंसिल के तर्ज पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म का गठन किया जाए ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स एक प्लेटफॉर्म पर बैठें और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो चुनौतियां हैं उसको डील किया जाए। साथ ही साथ इस बात की भी गुजारिश की गई कि फार्मर्स को भी GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा दिया जाए अगर वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री थी जो कि इस मीटिंग में हिस्सा ले रही थी, उन्होंने सरकार को इस बात के सुझाव दिए कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है कैसे 4.1% से इसको बढ़ाया जाए, इससे संबंधित प्रयास करने की ज़रूरत है। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है और यूरिया के प्राइसेस भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ओवर यूज़ जो यूरिया का हो रहा है उसको चेक करने में मदद मिले। तो ये तमाम तरह की सिफारिशें सौंपी गई। अब से कुछ देर बाद दूसरी बैठक शुरू होगी जो कि MSMEs के साथ होगी, जिसमें कि 45 दिन का जो पेमेंट साइकिल है उससे संबंधित जो इश्यूज़ MSMEs से रिलेटेड जो इंडस्ट्री जो फेस कर रही हैं वो मसला बैठक में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आज के दिन का लेखा जोखा है। अब जो दूसरी बैठक होगी वो अब से कुछ देर बाद शुरुआत होगी, उसके डिटेल्स हम कुछ देर में आपको देंगे। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए प्रकाश। और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में पहुंचे भारतीय किसान संघ के प्रेसिडेंट बद्री नारायण चौधरी से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, अनुदान है, वो सारे किसान को खाते में DBT कर दो। सबके खाते खुल गए, इसलिए बजाय कॉरपोरेट को देने के। और आपको एक डाटा कलेक्शन, बहुत दीर्घकालीन पॉलिसी बनाओ जिसके अंदर किस किसान को देना चाहिए, किस लेवल पर कम देना चाहिए, कहीं ज़्यादा देना चाहिए। और उसके बाद जो ओरिजिनल किसान हैं और जो टेनेंट किसान है जो कि सिर्फ खेती करते हैं, ज़मीन के मालिक नहीं होते, उनकी भी पहचान की विचार आया ना, लेकिन वो डाटा होगा तब ना। डाटा होगा, पॉलिसी तो उसी का नाम तो पॉलिसी है। PM किसान सम्मान निधि के लिए जो डेटा है उसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है। 18-19 की घोषित की हुई है, अब 24 के हिसाब से उसको समीक्षा करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और क्या आपने इस बात की भी मांग रखी कि PM किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत जो रकम है उसमें बढ़ोतरी की जाए? वही तो बात आ गई, सम्मान निधि। और कितने रकम बढ़ोतरी की? नहीं, मैंने कहा 18-19 में जो थी 24 के हिसाब से समीक्षा करो, अपडेट करो, उसको बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो 6,000 रुपये है उसको कितना बढ़ाने की? राजस्थान ने 8,000 कर दिया, महाराष्ट्र ने 12,000 कर दिया, पहले तेलंगाना 10,000 दे रहा था। तो केंद्र को कितना करना चाहिए? नहीं, कितना करना चाहिए ये हमने नहीं कहा। ये वो कितना दे सकते हैं, किसान तो मैक्सिमम मांगेगा, लेकिन महंगाई के अनुपात में बढ़ा दो। और जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं उसकी खरीद के लिए जैसा कि आपने GST वाला विषय ठीक कहा आपने। GST जो है उसका इनपुट क्रेडिट बेनिफिट हर उत्पादक को मिलता है, वो अपने बिल में जोड़ करके वसूल कर लेता है आगे वाले से। किसान कौन से बिल काटता है? किसान के बिल तो मंडियां काटती है, उससे कोई GST इनपुट नहीं मिलता।
तो उसको इनपुट क्रेडिट मिले, उत्पादक है वो, या तो मना कर दो कि उत्पादक नहीं है, अगर है तो फिर उत्पादक का नियम लागू करो उसके ऊपर, तो आप उस पर जीएसटी या तो वसूल मत करो हमसे। हमारे जो खाद बीज उर्वरक और बिजली वगैरह सबके ऊपर जो जीएसटी लग रही है, या तो उसको बंद कर दो या फिर हमको भी दे दो। और इन सब के बीच आगामी बजट को लेकर हर सेक्टर वित्त मंत्री से अपनी बात कह रहा है। ऐसे में एनबीएफसीज की क्या मांग है, इस पर हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने यूग्रो कैपिटल के सीईओ सचिंद्र नाथ से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हैं मिस्टर सचिंद्र नाथ, जो कि सीईओ है यूग्रो के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहाँ एसोचेम में आए हैं, मीट में आए हैं, जिसका मेन थीम है एनबीएफसीज। तो आपका क्या मेन एजेंडा हो सकता है इस फंक्शन के लिए? देखिए, इस साल जब मैंने एसोचेम की एनबीएफसी कमेटी की चेयरमैनशिप ली और जब हमने ये सोचा कि हम अपना 10th नेशनल समिट करेंगे, हमको ऐसा ये लगा कि पिछले विगत 6 से 12 महीने में एक ऐसी विचारधारा बन गई है कि जहां एनबीएफसी इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि रेगुलेटर उनके खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप ट्रू सेंस में देखें तो ऐसा नहीं है। हमको थोड़े इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जो आरबीआई ऐसा संकेत दे रहा है कि उसको ये लगता है कि बहुत बड़ा काफी सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट हो गए हैं और उसको वो कर्व करना चाहता है। बिकॉज सरकार और रेगुलेटर का उद्देश्य ये होता है कि हमारे देश में ग्रोथ जो हो वो बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन पे हो। बिकॉज ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन अगर उस ग्रोथ में बीच में कोई झटका लग गया तो फिर कई सालों तक डी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हमने 2018 में देखा कैसे आईएलएफएस और डीएचएफएल और बहुत सारी क्राइसिस आई, फिर हम कोविड से गुजरे। तो ये जो चेंज और नैरेटिव है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिन का जो हमारा डायलॉग हो उसके एंड में ये हम इस्टेब्लिश कर पाएं कि रेगुलेटरी की जो टाइटनेस है या जो बंदिश लगाई जा रही है उससे हमारी इंडस्ट्री का फायदा ही होने वाला है। और जब हम ये मान लेंगे तभी हम इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जनरल इंश्योरेंस को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, बताएं आखिर क्या खबरें सामने आ रही हैं? जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो लंबे अंतराल के बाद हो रही है और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां उनको मीटिंग के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन की उम्मीद है। जिस तरह से सैल्वेज वैल्यू डिडक्शन होता है मोटर इंश्योरेंस के अंदर, जब गाड़ी की दुर्घटना होती है उसके बाद जब क्लेम के बाद जो सैल्वेज होता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो कई मामलों में इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा पॉलिसी होल्डर की मंजूरी के बाद जो सैल्वेज वैल्यू को क्लेम से डिडक्ट कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है और उस पर जीएसटी का भुगतान इंश्योरेंस कंपनियां नहीं करती है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसे बिक्री के तौर पे देखता है और उस पर 18% जीएसटी लगाता है। तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों को इसका नोटिस जारी किए गए हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड जो है उसको नोटिस जारी किया गया था 273 करोड़ का, उसमें 100 करोड़ रुपए आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा जमा भी कराए गए थे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ सफाई की उम्मीद है। इसके अलावा को इंश्योरेंस प्रीमियम यानी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया गया है उसके ऊपर अगर और को इंश्योरेंस लिया गया है तो वहाँ पर भी टैक्स अथॉरिटी के द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजे गए हैं। 20 इंश्योरेंस कंपनियों को इस मामले को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख भी अपनाया था, क्योंकि कंपनियों का मानना है कि इससे डबल टैक्सेशन हो रहा है। उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी चुका दिया है और इसके ऊपर अगर को इंश्योरेंस पे और जीएसटी चुकाना पड़े तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो इन दो मुद्दों के ऊपर सफाई मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो कंपनियों के अधिकारी हैं उनको भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। फर्टिलाइजर पर जीएसटी हटाने और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन समेत कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। और किन किन एजेंडे पर बातचीत चल रही है, क्या अंदर से खबरें आनी है, प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं ताजा अपडेट क्या कह रही है, किस तरह की जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, कल जीएसटी काउंसिल की बैठक
दो वजहों से ज़्यादा अहम है। वो इसलिए क्योंकि बजट से यानी कि आम बजट से ठीक पहले ये बैठक हो रही है। तो कल दो तरह की बैठकें होंगी। स्टेट एफएम्स के साथ जो पहली बैठक होगी वो प्री बजट कंसल्टेशन के लिए होगी और उसके बाद 2 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। जो अभी तक एजेंडा सर्कुलेट किया गया है और जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से कोई बहुत बड़ा फैसला तो नहीं होगा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन कुछ राहत दिए जा सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स को क्योंकि लॉ कमेटी ने और फिटमेंट कमेटी ने जो प्रस्ताव सौंपे हैं जीएसटी काउंसिल को उसके हिसाब से कुछ राहत संभव है, जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ के लिए जो सबसे बड़ी राहत, साथ साथ कुछ और सेक्टर्स भी हैं अगर उस पर नज़र डालें, शिपिंग लाइन्स हैं, फॉरेन एयरलाइंस हैं, इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर्स हैं, उनके लिए एक राहत की खबर ये आ सकती है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो टैक्स नोटिसेस उनको इशू किए गए थे उसको वापस लिया जा सकता है। यानी कि जीएसटी काउंसिल में इस बात पर फैसला हो सकता है कि जो पुराने टैक्स से संबंधित नोटिस दिए गए थे आप उनको वापस ले लिए और उसके लिए जीएसटी एक्ट में बदलाव किया जाएगा और सरकार को इस बात की इजाज़त मिलेगी, यानी कि वो अधिकार दिया जाएगा कि वो टैक्स नोटिसेस वापस ले ले। तो इस पर एक फैसला हो सकता है। तो जाहिर तौर पे ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जिनके ऊपर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के बकाये का जो टैक्स नोटिस है वो दिया गया है उनको बड़ी राहत मिलेगी और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको भी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और सेक्टर्स देखें जहां पर कि टैक्स छूट में राहत संभव है, उसमें एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो होते हैं उस पर जीएसटी की दरों को घटाकर 18% से 5% किया जा सकता है। साथ ही साथ एप्पल कार्टन यानी कि जिस कार्टून में एप्पल को पैक किया जाता है उस पर जीएसटी इस वक्त 18% है। कुछ राज्यों ने इसकी मांग की है, उसको घटाकर 12% किया जा सकता है। साथ ही साथ सोलर कुकर जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जीएसटी की जो दरें हैं उनको घटाकर 5% किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र की चर्चा आपने की, प्रस्ताव में शामिल है कि इसमें भी जीएसटी को हटाने की मांग किया गया है, यानी कि 5% जीएसटी है उसको एसेंशियल कमोडिटी का हवाला देकर उसको हटाने की मांग की गई है, एजेंडे में शामिल है। लेकिन इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि शायद फैसला संभव ना हो और इसको जीओएम को भेज दिया जाए ताकि वो ये देखे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इससे कितना रेवेन्यू लॉस होगा। तो ये मसले हैं। साथ ही साथ टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट, बीड़ी, स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट जो हैं उस पर जीएसटी चार्ज करने की जो तौर तरीके हैं उस पर एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इसको लेकर। साथ ही साथ टेलीकॉम, हाईवे सेक्टर, इंश्योरेंस और इसॉप्स पर जो जीएसटी की दरें हैं उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सकता है। जीएसटी से जुड़े जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसेस हैं उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फ़ायदा मिले, तो कंप्लायंस संबंधित जो रिलैक्सेशन है वो दिए जाएंगे, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये तमाम मसले हैं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम अपडेट्स के लिए। बढ़ते आगे और अब बात रूस में हो रहे पहले ब्रिक्स पर्यटन फोरम की बैठक की। मॉस्को में हो रही इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, देखिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी की ये ब्यौरा। रशिया मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स 2024 समिट की और हम इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं जहां पे ब्रिक्स टूरिज्म फोरम चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ दिनों के लिए बातचीत होगी वो सब टूरिज्म के अराउंड होगी, टूरिज्म के इर्द गिर्द होगी। टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है पैसा कमाने के लिए, तालमेल बढ़ाने के लिए और आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए देशों में, इसको बहुत बड़ा यहाँ पर बढ़ावा मिलने जा रहा है। अगले कुछ देशों में यहाँ बातचीत होगी, राउंड टेबल्स होंगी, एग्जीबिशन होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी कि कैसे ब्रिक्स नेशन जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी नेशन, ईरान, इथियोपिया, ये सब कैसे जो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे अपने देशों में। टूरिज्म की बात करें तो रशिया में लगभग 20% टूरिस्ट ब्रिक्स नेशन से आते थे कोविड से पहले, अब उनकी संख्या 40% हो गई है। मॉस्को बहुत बड़ा केंद्र है जहां पर लगभग 60,000 इंडियन टूरिस्ट पिछले साल आए थे। इस साल 10 से 15% बढ़ने का अनुमान है। 10 डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं भारत से अभी मॉस्को के लिए, पर ये और बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है और मॉस्को इस पूरे टूरिज्म पोटेंशियल को लगभग 52 मिलियन करना चाहता है बाय 2030 तक। तो ये सब मिला के देखा जाए तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जो ब्रिक्स इस साल रहेगा रशिया, उसमें टूरिज्म मेन केंद्र रहेगा। यहाँ पर इनोवेशन की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। सुमित चतुर्वेदी, ईटीनॉ स्वदेश के लिए, मॉस्को, रशिया से। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव नजर आया। निफ्टी 60 से ज्यादा अंक गिरकर
23,500 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 120 अंकों की गिरावट नजर आई और 51,650 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ। वैसे दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ बता रहे हैं। तो निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है इस हफ्ते। साथ ही साथ ये तीसरा हफ्ता है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई, लेकिन चार्ट पे देखा जाए तो थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड नजर आया। तो यहाँ पे जो बायस होता है वो थोड़ा सा न्यूट्रल नजर आता है। जबकि दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये तीसरा हफ्ता था लगातार खरीदारी की। सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक टॉप सेक्टरल गेनर रहा है, जिसने कि 51,000 का मार्क पहली बार छुआ है इस हफ्ते। साथ ही साथ इस हफ्ते का जो गेन था वो पिछले 2 महीने का सबसे बड़ा गेन भी था। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी बैंक ने एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाया हुआ है और एट प्रेजेंट निफ्टी बैंक उसके ही पास क्लोज होता हुआ नजर आया रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे जो बायस है वो थोड़ा सा कॉशियस नजर आता है। साथ ही साथ अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी बैंक ने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है नीचे की तरफ, जिस वजह से निफ्टी बैंक का आने वाला टाइम थोड़ा सा कॉशियस नजर आता है। अगर यहाँ पे दूसरे इंडिसेस की बात करें तो सेक्टर लूजर में निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी गिरते हुए नजर आए हैं कुछ 2% की गिरावट के साथ। लेकिन एफएमसीजी का चार्ट देखें तो एफएमसीजी अपने रीसेंट हाई से कुछ 4% गिरा है, लेकिन अभी का जो लेवल है कुछ 56,000 के पास आया है। ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है, जहां पे एक अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी फार्मा भी लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि इस हफ्ते में इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, लेकिन गेंस को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आके लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफ़ी मिक्स रहा है इस हफ्ते। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बारी है हमारे विशेष सेगमेंट 5 का पंच की, जहां हम देखेंगे कि आखिर आज किन 5 शेयरों में 5 सेक्टर्स में एक्शन नजर आया। मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं आखिर कहां रखें नजर? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे हम पूरे हफ्ते में पूरी जो एक्शन होती है उसको लेके आते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो पूरे हफ्ते का भी थोड़ा हम आपको बता देंगे। लेकिन 5 अहम थीम या 5 अहम स्टॉक जहां पे ज़्यादा एक्शन आपको फ्राइडे में देखने मिला है वो आपको ज़रूरी होगा। ये पूरा लेखा जोखा अगर आप समझ जाते हैं तो ये मोरलेस आपको मेजर स्टॉक्स और थीम्स हम आपको बता देते हैं इस सेगमेंट में। 5 का पंच में सबसे पहले टाइम टेक्नोप्लास्ट रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इनको फाइनल अप्रूवल आ गई है पैसो से। पैसो एक बॉडी है जो पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, लेकिन जो अप्रूवल आया है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को लेके आया है। अब कंपनी जो है हाई प्रेशर कंपोजिट सिलेंडर बना सकती है हाइड्रोजन सेगमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये देश का सबसे पहला कंपनी है जिसको ये अप्रूवल आया है। एंड ऑफकोर्स हमने स्टॉक्स में भी देखा कि अच्छी मूवमेंट आई है। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे वो रहेंगे जीएसटी के अनाउंसमेंट के ऊपर। सैटरडे को जून 22 को जो अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं और 3 सेगमेंट्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहला है इंश्योरेंस का, जैसे कि न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी जैसे स्टॉक्स जहां पे एग्जेम्पशंस जीएसटी रेट्स में देखने मिल सकती है। वही फर्टिलाइज़र की तो जीएसटी पूरी रिमूव हो सकती है, क्योंकि करंट जो रेट है जीएसटी का वो लगभग 5% का है। और दिन के जो है हम कह सकते हैं कि हफ्ते के शुरुआत में हमने देखी फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई। एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर्स, जीएफसी, एनएफसी सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मूवमेंट आई, लेकिन फ्राइडे को थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिली। इसके अलावा गेमिंग सेक्टर पे भी फोकस रहेगा। यहाँ पे स्पेशली नज़ारा टेक या डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो रेट है गेमिंग का, ऑनलाइन गेमिंग का, वो हायर साइड में है और बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि उसमें थोड़ी गिरावट या कटौती देखने मिल सकती है। तो ये 3 सेगमेंट्स फर्टिलाइजर्स, इंश्योरेंस और गेमिंग, इन तीनों को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा जीएसटी के मीट के हिसाब से। अब बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, जैसे कि रेलटेल, आरबीएनएल, टीटागढ़, सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिले। धीरे धीरे इनमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है वहाँ पे गवर्नमेंट एलोकेट कर सकते हैं नए फ्रेश 50,000 करोड़ के एलोकेशन डाल सकते हैं नए ट्रैक्स को लेके। और जो आप कह सकते हैं वंदे भारत के ट्रेन्स की एक्सपेंशन है उस पर भी फोकस देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इन सारे स्टॉक्स में वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी 500 इंडेक्स में हमें देखने मिले। आईटी सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स विप्रो, आईटीसी और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिली और वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी थे आज निफ्टी के ट्रेड पे। और यहाँ पे एसेंचर जो उनका जो यूएस काउंटर पार्ट है उनके नतीजे आए, नतीजे लार्जली इनलाइन थे, लेकिन जो बुकिंग्स आई है एआई रिलेटेड वो अनुमान से बेहतर आया है। और जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गाइडेंस होता है उनके जो लोअर एंड है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है।
तो ऑफकोर्स 3-4 पॉजिटिव आप कह सकते हैं कमेंट्री एसेंचर से देखने मिली और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में भी एसेंचर में लगभग 9% का उछाल स्टॉक में देखने मिला और उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है इंडियन आईटी कंपनीज को भी आया है। ब्रोकरेजेस का भी थोड़ा सा मिला जुला नतीजा देखने मिला है कि उन्होंने कहा है कि अभी भी लेकिन पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में खुली नहीं है, बट एआई रिलेटेड ऑर्डर्स वो बहुत अच्छी चल रही हैं। वेदांता हमारा 5वां स्टॉक रहने वाला है 5 का पंच में, जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है खबर गरम है का। यहाँ पे जो है हमारी डीलर से बातचीत हुई है, पता चल रहा है कि प्रमोटर्स अगले हफ्ते ब्लॉक डील कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी 2 से लेकर 3% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 62% जो है स्टेक कंपनी में है और इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक ही उन्होंने 1000 करोड़ रेज भी किया था एनसीडी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। तो बाजार को ऑफकोर्स 2 अहम ट्रिगर के बारे में फोकस करने वाले हैं, एक तो किस तरह डेट रिडक्शन होता है, उसके अलावा दूसरा कि वेदांता के जो स्प्लिट होगी डिमर्जर वो कब होने वाली है, 6 कंपनीज में होंगी, क्या वैल्यू अनलॉकिंग होगा और क्या कंप्लीशन डेट रहेगा। तो वेदांता भी इसके कारण फोकस में है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी अहम खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। अब 2 और कबूलनामे निकलकर सामने आए हैं और इनमें एक अखिलेश कुमार का और दूसरा उनके बेटे आयुष का। आयुष की माने तो उसको कोटा से पटना बुलाकर उसके पिता ने उसकी मुलाकात सिकंदर से करवाई थी। सिकंदर के साथ नीतीश और आनंद ने मिलकर आंसर रटाए थे और अगले दिन डीएवी राजवंशी नगर में आकर आयुष ने परीक्षा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। हमारे संवाददाता अभिषेक राज आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और लोगों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें एक अखिलेश कुमार जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 43 साल है और उनका बेटा आयुष राज, इन दोनों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें अखिलेश कुमार ने कबूला है कि उसकी मुलाकात जो है वो हुई थी यदुवेंदु से और उसके बाद, जिसको सिकंदर भी लोग कहते हैं, और उसके बाद 40 लाख रुपए में डील हुई थी। उसके बाद अखिलेश ने अपने बेटे को फोन किया था, आयुष को, जो कोटा में पढ़ाई करता था, कि तुम आ जाओ, नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर पास करवाएंगे। जो आयुष है वो पटना पहुंचता है और 4 तारीख को जो सिकंदर है उससे उसकी मुलाकात कराई जाती है और सिकंदर फिर नीतीश और जो आनंद है उससे इन बच्चों की मुलाकात कराता है, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, रटवाया जाता है। 5 तारीख को जब परीक्षा होती है नीट की, तो डीएवी जो राजवंशी नगर है, देखिए यहीं पे आयुष आता है और यहीं पे अपना जो परीक्षा है नीट का वो देता है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस तरीके से अब तक जो कन्फेशन निकल के सामने आया है, इसमें 2 छात्रों ने कबूला है कि उनके पास क्वेश्चंस पेपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस बीच कांग्रेस ने भी आज सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और लगातार इस पूरे मामले में हल्ला बोल किया। कई जगह धक्का मुक्की भी सामने आई। चलिए, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। और अब कुछ खबरें योग दिवस से जुड़ी हुई। देश के सभी लोगों, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। जी हां, देश समेत दुनिया भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की डल झील के किनारे 7000 से ज्यादा लोगों के साथ योग किया। योग करने से पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि योग से हमें शक्ति मिलती है। आज दुनिया भर में योग लोगों की प्राथमिकता बन चुका है।
बता दें कि साल 2014 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव यूएन में रखा था। भारत के प्रस्ताव का 177 देशों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। और देश ही नहीं, विदेश में भी योग की धूम देखने को मिली है। मॉस्को से हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखें। योगा डे जो भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है, दुनिया भर में उसे आज मनाया जा रहा है। वॉशिंगटन से लेकर लंदन, मॉस्को में यहाँ पर टेल अवीव, यूएई, हजारों करोड़ों लोग आज योगा डे में शामिल हो रहे हैं। योगा का जो इस बार का थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी अपने लिए नहीं पूरी सोसाइटी के लिए। भारतीय दूतावास जो दुनिया भर में है वहाँ पर लोग आते हैं, वो सब अपना योगा मनाते हैं। भारत के दोस्त आते हैं, दूतावास में बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और हो भी रहा है आज के दिन। ये कम्युनिटी इवेंट बन चुका है, भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। करोड़ों टूरिस्ट हर साल भारत आते हैं सिर्फ योगा के लिए। योगा के आसन की बात करें तो हर एक को ज्ञान जो है वो होने लगा है, क्योंकि ये पावर जो है दुनिया भर ने एक्सेप्ट की है। योगा स्कूल दुनिया भर में खुल गए हैं और वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर जो हैं सर्टिफाई होके लोगों को योगा सिखाते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया भर ने एक्सेप्ट किया है कि भारत की देन है और भारत की तरफ से फैला है और बहुत ही सबको मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत ही योगदान दे रहा है। सुमित चतुर्वेदी रिपोर्टिंग, ET Now स्वदेश के लिए मॉस्को से। और चलिए, योग के इसी मंत्र के साथ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी शुभकामनाएं आपको। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।